बीएसपी को लेकर लगातार जो भूमिका पहले से ही बनती रही कि भाई ये वोट काटने वाली पार्टी है, वहीं क्या जो बीएसपी का वोट है क्या वो आज़ाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर निगाहें लगी। बहुत कुछ तय करना है, बहुत सारी चीज़ें भी बनानी हैं। अभी अपने जो कह सकते हैं कि पार्टी में नेताओं का स्तर भी बढ़ाना है, नेताओं को भी बढ़ाना है, पार्टी को बड़े लेवल पर लेकर जाना है। तो अभी फिलहाल जो वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश में कितना कामयाब रहते हैं ये देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि यहाँ मुख्य मुकाबला जो है सीधे तौर पर देखा जाए तो सपा और बीजेपी की करहल सीट के ऊपर, जो कि अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट है, वहां पर चुनाव जीतना कोई बड़ा मुश्किल लग नहीं रहा है। आसानी से चुनाव जीत सकते हैं और ये अगर चुनाव वो जीतते हैं तो एक बार आप फिर मानकर चलिए, जो हम लगातार बात भी कह रहे हैं कि 5 सीटों में जो सपा कहने के जीतती हुई दिखाई दे रही है, उसमें सबसे बड़ी जीत जो है वो करहल के ऊपर होती हुई। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव, फिर उपचुनाव ही क्यों ना हो, तमाम पार्टियों के लिए साख दांव पर लग जाती है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। जीत सुनिश्चित करता है कि जनता आखिरकार किसे पसंद कर रही है, जनता के दिल में कौन है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव संपन्न हो चुका है, अब बारी है एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल के जरिए रुझान निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार जनता किसे पसंद कर रही है और किसकी सरकार को आने वाले वक्त में देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश में हमारे कई सहयोगी पत्रकार जुड़े हुए नजर आए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते हुए नजर आए। जनता की क्या राय थी वो भी हमारे पास पहुंचाई गई। इसके जरिए एक डाटा तैयार किया गया है जिसमें तय किया जा रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, या अगर हम गठबंधन के तहत देखें तो इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस गठबंधन के अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य दल भी मौजूद हैं जो पहली बार उपचुनाव में किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो पार्टी आजाद समाज पार्टी हो। पहली बार उपचुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में कौन है ये जानना जरूरी हो जाता है। अगर एग्जिट पोल के जरिए अगर हम जानकारी दें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 5 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल की बात करें आरएलडी, वो 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में मुकाबला कड़ा है, इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल बन जाते हैं। पहले 9 विधानसभा सीटों का जिक्र कर लेते हैं। कुंदरकी है, सीसामऊ है, करहल है, खैर है, मछुआ है, फूलपुर है, गाजियाबाद है, मीरापुर है, कटहरी है। ये 9 विधानसभा सीटें हैं। एक एक करके एक एक सीट को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या लगता है, पहले तो हम एक एक सीट पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टियों को लेकर चर्चा करेंगे। हम पहले कुंदरकी की चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है कि जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए हैं, समाजवादी पार्टी के तहत हाजी रिजवान चुनावी मैदान में उतारे गए थे, भारतीय जनता पार्टी के तहत ठाकुर रामवीर सिंह है, और यहाँ पर आपको बता दें कि बीएसपी एसपी ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा। क्या लगता है ये सीट किसके खाते में जाते हुए नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, कुंदरकी की जो सीट है ये मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, इसीलिए सपा ने यहाँ से रिजवान को टिकट दिया है। और जाहिर बात है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो शफीकुल रहमान वर्क जिस तरह से उनका प्रभाव रहा है, उनके कह सकते हैं पोते यहाँ से चुनाव जीत रहे थे, अब वो सांसद बन गए हैं, तो यहाँ सीट खाली हुई है। तो इसमें सपा कहीं ना कहीं, यानी सपा की सीट है और सपा के जीतने के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी ने जरूर हिंदू प्रत्याशियों के ऊपर दाव लगाया है, लेकिन वो भी टोपी पहनकर कहीं ना कहीं लोगों को रिझाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये प्रभाव में सीट है, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर बीजेपी को जीतने के लिए भी भले ही हिंदू प्रत्याशी उतारना पड़े, लेकिन उनको भी टोपी पहनानी पड़ेगी। बेहतर ये होता है किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारते तो शायद कहीं ना कहीं फाइट में आते हुए दिखाई पड़ते और ये नौबत भी नहीं
आती कि एक हिंदू को कहीं ना कहीं जो टोपी लगाने की जो लगातार बीजेपी में बात होती है वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बीजेपी अमूमन इन सब चीज़ों से बचती हुई नजर आती है। सीएम योगी का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है कि मैं ये टोपी नहीं लगाऊंगा, लेकिन उनके प्रत्याशी यहाँ पर टोपी लगाए हुए नजर आते हैं, उनका कोई इस पर खैर प्रतिक्रिया नहीं आती। लेकिन फिलहाल इससे हटकर अगर हम कैलकुलेशन पे बात करें तो मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ पर पहली नजर में देखा जाए तो सपा के जो रिजवान हैं वो चुनाव में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कुंदर की यही विधानसभा सीट है जहां समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव जीतती हुई नजर आई है। बीजेपी की बात करें तो एक बार चुनाव उन्होंने जीता, अब साख दांव पर है कि कुंदर की तो जीतना ही जीतना है। अब दूसरी सीट पर चर्चा करते हैं, सीसामऊ पर। सर, यहाँ पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। सुरेश अवस्थी बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं, वीरेंद्र शुक्ला बीएसपी की तरफ से उतारे गए। क्या लगता है कौन जीतता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, इस सीट पर बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशियों जो कह सकते हैं कि जो संख्या है मतदाताओं की लगभग लाख कह सकते हैं वोटर्स के आसपास आता है, और यहाँ पर अगर ब्राह्मण वोटर की बात करें तो 60,000 के आसपास आता है। तो एक बड़ा अपने आप में जो नंबर ऑफ ब्राह्मण वोट है वो भी अपने आप में अच्छा है। वही मुस्लिम की बात करें वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ से जो इरफान सोलंकी विधायक थे, लेकिन सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली जाती है। अब उनकी पत्नी नसीम जो है वो चुनाव जीतते में लड़ती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से उनके आंसू कई जगह पर नजर आते हैं, कई जगह रोती हुई दिखाई पड़ी हैं, कई जगह पर एक इमोशनल होती हुई नजर आई है। और चूंकि उनके पति इरफान भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं जमानत के बाद, तो ये कई तरह की चीजें बनी यहाँ पर कि जो नसीम है उनके पक्ष में माहौल बना है। और अगर जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा पड़ा होगा तो यहाँ यकीन के साथ में कहा जा सकता है कि इरफान सोलंकी की पत्नी यानी नसीम सोलंकी यहाँ से चुनाव जीती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, अब अगली सीट पर चलते हैं। करहल विधानसभा सीट पर चर्चा कर लेते हैं। सर, हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के तहत, अनुजेश यादव बीजेपी की तरफ से, अवनीश कुमार बीएसपी की तरफ से। देखिए, तेज प्रताप यादव, अनुजेश यादव एक पारिवारिक संबंध बताया जाता है, एक रिश्ता है, और कहीं ना कहीं परिवार को लड़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। क्या लगता है मुकाबला खड़ा होता हुआ दिखाई दे? देखिए, करहल की बात हम कई प्रोग्राम में कर भी चुके हैं कि जिस तरह से यहाँ पर तेज प्रताप यादव के मुकाबले अनुजेश को उतारा गया। नाज़मीन, जाहिर बात है कि यहाँ पर बीजेपी ने सोचा होगा कि अगर परिवार में ही किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो इस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं जो जीत की संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनुजेश के पक्ष में वो माहौल नहीं बना जो बनना चाहिए था। आपने देखा कि योगी जी भी पहुंचे, लेकिन वैसा इम्पैक्ट नजर नहीं आया। इसके अलावा आपने देखा कि चुनाव से ठीक पहले झांसी में जिस तरह का पूरा बच्चों के साथ में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसने कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके अलावा आपने देखा कि प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक जिस तरह से बच्चों ने जो छात्र थे और आरओ और एआरओ की परीक्षाओं को एक तरीके से एक शिफ्ट में कराने की लगातार मांग कर रहे थे, उनके सामने भी सरकार को झुकना पड़ा। कई चीजें ऐसी रहीं जो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाती हुई दिखाई पड़ी। करहल की अगर बात की जाए तो करहल में लगभग 1.5 लाख जो मतदाता हैं वो यादव वोट बैंक, और मैनपुरी जो है वो हमेशा से यादवों का गढ़ रही है। परिवार जो सपा का कुनबा है उनकी जीत यहाँ पर होती रही है। तेज प्रताप यादव खुद 2014 में कह सकते हैं यहाँ से जो सांसदी का चुनाव है वो जीत चुके हैं। तो ऐसे में उनके लिए करहल सीट के ऊपर जो कि अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट है, वहां पर चुनाव जीतना कोई बड़ा मुश्किल लग नहीं रहा है। आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, और ये अगर चुनाव वो जीतते हैं तो एक बार आप फिर मानकर चलिए, जो हम लगातार बात भी कह रहे हैं कि 5 सीटों में जो सपा कहेंगे जीतती हुई दिखाई दे रही है, उसमें सबसे बड़ी जीत जो है वो करहल के ऊपर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, करहल विधानसभा सीट सपा का गढ़ है, और एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ही यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। अगली सीट पर चलते हैं, खैर विधानसभा सीट। यहां पर बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र सिंह दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चारू कैन समाजवादी पार्टी के तहत उतारी गई है। एएसपी के जरिए नितिन कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया। देखिए सर, तमाम सीटों पर चर्चा हम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? पहली बार उपचुनाव में नगीना से लोकसभा चुनाव जीते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आए, कोई बड़ा यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, आज़ाद को अभी बहुत कुछ तय करना है, बहुत सारी चीज़ें भी बनानी हैं। अभी अपने जो कह सकते हैं कि पार्टी में नेताओं का स्तर भी बढ़ाना है, नेताओं को भी बढ़ाना है, पार्टी को बड़े लेवल पर लेके जाना है। तो अभी फिलहाल जो वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश में कितना कामयाब रहते हैं ये देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि यहाँ मुख्य मुकाबला जो है सीधे तौर पर देखा जाए तो सपा और बीजेपी के बीच नजर आता है। साथ में बीएसपी को लेकर लगातार जो भूमिका पहले से ही बनती रही कि भाई ये वोट काटने वाली पार्टी है, वहीं क्या जो बीएसपी का वोट है क्या वो आज़ाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा?
आएगा, इसको लेकर निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि आज़ाद ने जिस नगीना सीट के ऊपर चुनाव जीता है उसके बाद से तमाम जो कह सकते हैं राजनीति के जानकार हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बहन जी की तरफ से यानी मायावती की तरफ से लोग थोड़े से नाखुश हैं, और जो दलित अब तक मायावती जी के साथ खड़े रहते थे वो अब आज़ाद के साथ खड़े होना शुरू कर चुके हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे थे खैर सीट की, और यहाँ पर सुरेंद्र दिलेर का जो नाम आपने लिया, देखिए वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एसटी समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन एक जो तस्वीर थी वो बड़ी चर्चित हुई थी जहाँ पर बीजेपी के तमाम सारे नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे एक मंच पे। वो सब तो कुर्सियों पर बैठे होते हैं, लेकिन सुरेंद्र दिलेर जो हैं वो नीचे कह सकते हैं मंच पे नीचे बैठे हुए नजर आते हैं। इसको लेकर कहा गया कि बीजेपी जो है वो धर्म जाति की राजनीति करती है, दलितों का सम्मान नहीं करती, और तमाम तरह की इस पर चर्चाएं होती हुई नजर आई। तो खैर सीट पर भी ऐसा लगता है कि सपा के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी सपा की जीत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो कहा जाता है कि हम पिछड़ों का सम्मान करते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं, लेकिन जब बीजेपी की हकीकत सामने आती है तो ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जहाँ बीजेपी के दिग्गज चेहरे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और कुर्सी से नीचे जमीन पर बैठे हुए नजर आते हैं, यानी कि मंच पर बैठे हुए नजर आते हैं सुरेंद्र सिंह दिलेर। जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि बड़ों का सम्मान है और सम्मान करते हुए ऐसा बैठा हुआ मैं नजर आ रहा हूँ। अगली सीट पर चलते हैं। खैर के बाद मझवा विधानसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, मझवा विधानसभा सीट सर निषाद खाती की सीट मानी जाती है। बड़ी बगावत देखी गई थी, या कहीं नाराजगी देखी गई थी। संजय निषाद चाहते थे कि ये सीट उन्हें मिले, लेकिन बीजेपी ने नहीं दी। अब सुष्मिता मौर्य की बात करें तो बीजेपी की तरफ से डॉक्टर ज्योति बिंद एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारी गई हैं। दीपक तिवारी हैं बीएसपी की तरफ से उतारे गए। क्या लगता है कि संजय निषाद को सीट न देना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। पहले बात तो मिर्जापुर की बात करें कि अभी मटन युद्ध वहां पर हुआ, आपको अगर शायद याद हो कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने उसका मजाक उड़ाया है। तो खैर, इससे अगर बढ़े आगे तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं ख्वाहिशमंद थी कि उनकी पार्टी को भी सीट मिले। वहीं संजय निषाद का आपने जिक्र कर ही दिया कि भाई वो चाहते थे कि उनको सीट मिले, दिल्ली तक होकर चले गए, लेकिन ये सीट बीजेपी ने उनको नहीं दी। तो क्या यहाँ पर खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? एक सवाल। दूसरा नंबर का सवाल ये कि जिस तरह से बीजेपी अब मनमानी कर रही है, यानी जो उनके सहयोगी दल हैं उनको एक तरीके दरकिनार कर रही है। आपने देखा कि संजय निषाद के बेटे को जो संत कबीर नगर से उतारा गया, प्रवीण निषाद को, उनको भी बीजेपी ने अपने कह सकते हैं निशान पर उतारा था, उसको लेकर भी वो नाराज थे। तो यहाँ पर भी जो स्थिति है वो काफी हद तक मिली जुली कही जा सकती है, लेकिन सपा यहाँ पर भी टक्कर में नजर आ रही है। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो सहयोगी दलों का अगर साथ मिला होगा यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को, तब तो आप जीत मानिए, वरना सपा एक बार फिर से कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी एक बढ़त बनाती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी अभी तक देखा जाए तो अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगली सीट पर चलते हैं, फूलपुर विधानसभा सीट। ये वो सीट है सर जहां कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी, लेकिन एक बड़ा खेल खेला जाता है समाजवादी पार्टी के जरिए कि हम आपको ये सीट तो देंगे, लेकिन वो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी अपने कदम पीछे करती है, समाजवादी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर जाती है। ये एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को सीट ना देना क्या समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है? और एक और सवाल इसमें जुड़ जाता है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पूजा पाल यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उतारी गई है, वो एक वक्त पर यानी कि प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। तो सवालों में आ जाती है, क्या कहना है इन दोनों मुद्दों को लेकर? देखिए, जाहिर बात है, फूलपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस का आपने कहा कि उनको सीट मिलनी चाहिए थी, उन्होंने भी कहा था, लेकिन देखिए उन्होंने भी जिस तरह का फैसला किया, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो ये जो 9 सीटें यहाँ पर 4 पे सपा जीती हुए, 3 पे बीजेपी, यानी कि 7 सीट हो जाती हैं, 1 पे निषाद जो मझवा की बात कर रहे हैं, और 1 पे कहीं ना कहीं आरएलडी पार्टी जीती हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी का तो कोई सीन इसमें था नहीं, लेकिन जो पूजा पाल को लेकर आपने बात कही, जाहिर बात है कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और बड़ा अंतर भी यहाँ पर पैदा कर सकता है, और जो नतीजे हैं वो भी मेरे ख्याल से बहुत अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो माहौल है वो एक अलग तरीके का नजर आ रहा है, जिसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, मिले जुले रूप हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वाकई में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्योंकि फूलपुर को लेकर लगातार जो बीजेपी है वो जीत के दावे करती रही। अब इसमें कोई बड़ा उलटफेर होगा तो मेरे ख्याल
में ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, पूजा पाल को यहाँ पर उतारा गया एक तरीके से, उनके ऊपर विश्वास दर्ज कराया गया, तो क्या वो यहाँ से जीत दर्ज कर सकती हैं, क्या वो यहाँ से जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ये कहीं ना कहीं अभी सवालों के घेरे में, इसको लेकर पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। अगली सीट को लेकर चर्चा करते हैं, गाजियाबाद विधानसभा सीट। सर, बीजेपी का गढ़ कही जाती है, बीजेपी लगातार यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी एक बार यहाँ से चुनाव जीती है, लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए जीतना इस सीट पर मुश्किल हो सकता है। क्या लगता है? प्रत्याशी यहाँ पर संजीव शर्मा है बीजेपी की तरफ से, यहाँ पर राज जाटव समाजवादी पार्टी की तरफ से और पीएन गर्ग बीएसपी की तरफ से, क्या लगता है यहाँ? देखिए, मैं अगर गाजियाबाद सीट की बात करूं तो जाहिर बात है कि एनसीआर की सीट है, और जाहिर बात है कि इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हर कोई ये देख रहा है कि क्या बीजेपी यहाँ पे कोई करिश्मा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जीतती रही, दबाव उनका रहा है, दबदबा रहा है उनका। तो यहाँ जो है समाजवादी पार्टी, उसको महज एक बार यहाँ पर सफलता मिली है, लेकिन जिस जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, जिस जोर शोर से यहाँ पे जो है कि रैलियाँ की गई हैं, लगातार भाषण दिए गए हैं, लगातार बयानबाजियाँ की गई हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सपा भले ही कह सकते हैं जीत की कंडीशन में ना हो, लेकिन टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पे कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी या आपस में जो मतभेद है, क्योंकि यहाँ देखा भी गया है कि बीजेपी के नेताओं के अंदर भी आपस का जो तालमेल है उतना बेहतर नजर नहीं आया। अगर इसका कुछ असर होता है तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर भी सपा कहीं ना कहीं टक्कर में आ सकती है, हालांकि अभी बीजेपी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अगली सीट पर चलते हैं, कटहरी विधानसभा सीट, और कटहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उतारा है, शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी के तहत उतारी गई। क्या लगता है इस सीट पर क्या माहौल होने वाला है? देखिए, जाहिर बात है कि ये सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लगातार चर्चाओं में रही है, लेकिन जिस तरह से शोभावती को सपा ने उतारा है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि सपा भी कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने की ललायत है, और लगातार प्रचार प्रसार किया गया है, लेकिन बीजेपी का प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ समीकरण जो है वो मिले जुले कहे जा सकते हैं, और जो 2-3 सीटों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं उसमें से एक सीट ये भी हो सकती है। और ऐसे में अगर हम पूरे कैलकुलेशन पे बात करें तो कटहरी सीट जो है यहाँ पर सपा कहीं ना कहीं फाइट में है, लेकिन अगर हम एज की बात करें तो बीजेपी जो है वो थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। आखिरी सीट मीरापुर विधानसभा सीट। सर, बीजेपी ने सबको नाराज किया, लेकिन जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं खुश करते हुए नजर आए। मिथिलेश पाल यहाँ पर आरएलडी के सिंबल से चुनावी मैदान में है, सुंबुल राणा समाजवादी पार्टी के तहत चुनावी मैदान में। क्या लगता है कि क्या कमाल होता हुआ नजर आए? देखिए, जाहिर बात है, आपने कहा कि सबको नाराज किया, लेकिन आरएलडी को नाराज नहीं किया। जाहिर चीज है कि यहाँ क्या आरएलडी का रुतबा बाकी की तमाम पार्टियों से बढ़ता हुआ नजर आता है, और अगर इसको मान भी लिया जाए तो क्या वाकई में आरएलडी एक सीट मिलने से खुश है, क्योंकि वो अलीगढ़ की खैर सीट मांग रहे थे, गाजियाबाद की सीट मांग रहे थे, फूलपुर की सीट मांग रहे थे। खैर, उनको एक सीट मिली तो संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं, लेकिन मीरापुर पे ये कहा जा सकता है कि मिथिलेश जो है उनका दबदबा रहा है, पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं, हो सकता है इस बार भी चुनाव जीतती हुई नजर आ जाए, क्योंकि जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ है, आरएलडी की जो मजबूती है वो पश्चिम में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो हो सकता है यहाँ से मिथिलेश जो है वो चुनाव जीतती हुई नजर आ जाए। और जो सहयोगी दलों की हम बात कर रहे थे उसमें आरएलडी जो है यहाँ पर अपने विधायकों की संख्या बढ़ाती हुई दिखाई पड़े। देखिए, अगर हम बात करें तो कुंदर की, सीसामऊ, करहल, खैर और मजवा समाजवादी पार्टी के खाते में नजर आ रही है। मीरापुर है वो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के खाते में है, और फूलपुर, गाजियाबाद और कटहरी बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है, और जनता का भी कहीं ना कहीं यही रुझान नजर आया है। अब देखना होगा जब नतीजे सामने आएंगे 23 नवंबर को, क्या कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा, या एग्जिट पोल ही सटीक साबित होते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।